राजकुमार सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गए हुए थे। एक हिरण का पीछा करते हुए वो जंगल में काफी अंदर निकल गए। हिरण तो भाग गया, लेकिन राजकुमार ने पलट कर देखा तो वो काफी घने जंगलों के बीच आ गए थे। वो अपने एक सैनिक से बोले, सैनिक, लगता है हम काफी घने जंगल के बीच में आ गए हैं। जी राजकुमार, अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो लोग वापस पलटे, राजकुमार की नजर पेड़ के नीचे रखे हुए एक मोती पर पड़ी, जो कि बहुत तेजी से चमक रहा था। राजकुमार उस मोती को देखकर अपने सैनिक से बोले, सैनिक, देखो ये मोती कितना चमक रहा है। लगता है ये बड़ा ही कीमती मोती है। मैं इस मोती को रख लेता हूँ। अपने पिताजी को इसे भेंट स्वरूप उपहार में दे दूंगा। वे बहुत खुश हो जाएंगे। वो तो ठीक है महाराज, परंतु इस जंगल में ये मोती आखिर आया कहाँ से? कहीं कोई खतरा तो नहीं? राजकुमार सिद्धार्थ खतरों से नहीं डरता सैनिक। मैं महाराजा वीरभद्र का पुत्र हूँ। उन्हीं की तरह वीर और साहसी। दुश्मनों से डर नहीं लगता मुझे। और ये मोती तो मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी के लिए ले जाकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे ये मोती बहुत पसंद आ गया है। ऐसा कहकर राजकुमार आगे बढ़े और पेड़ के नीचे से वो मोती उठा लिया और वापस आकर अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की तरफ चल पड़े। जल्दी ही राजकुमार अपने राज्य पहुंच गए। वो दरबार में पहुंचे, जहां महाराज वीरभद्र अपने सभी दरबारी के साथ बैठे हुए थे। राजकुमार वहां पर पहुंचकर कहने लगे, महाराज की जय हो। देखिए महाराज, मैं आपके लिए एक कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। ये कहकर आगे बढ़कर राजकुमार ने मोती महाराज के हाथों में दे दिया। महाराज मोती को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, ये मोती तो सचमुच बड़ा ही खूबसूरत है और साथ में बहुत ही बेशकीमती लगता है। हम ऐसा करते हैं कि इस मोती को अपने सिंहासन में जड़वा लेते हैं, जिससे कि इस मोती की चमक हर दिन पूरे राज दरबार को चमकाती रहेगी। और इस तरह महाराज के कहने पर वो मोती महाराज के सिंहासन पर लगा दिया गया। अगले दिन महाराज दरबार में बैठे हुए थे और राजकुमार से बातें चल रही थी। तभी एक लड़की वहां पर आई और महाराज से बोली, महाराज, मुझे आपसे बात करनी है। राजकुमार ने उस लड़की की तरफ देखा, जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और लंबे लंबे बाल थे। उसके कपड़े काफी फटे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत गरीब लड़की है और उसके साथ उसका तोता भी था। राजकुमार उसे देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। तभी वो लड़की बोली, महाराज, मेरा नाम काया है। मैं आप ही के राज्य में एक गांव में रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कृपा करके मुझे अपने राजमहल में किसी काम पर रख लीजिए। उसकी बातें सुनकर राजकुमार को दया आ गई। वो तुरंत ही महाराज से बोले, पिताजी, इन्हें राजबाग की देखभाल के लिए रख लीजिए। ठीक है राजकुमार। काया, आज से तुम हमारे राजमहल के बागों की देखभाल करोगी। काया अब राज दरबार के बागों की देखभाल किया करती थी। राजकुमार अक्सर ही किसी न किसी बहाने से बागों की तरफ निकल जाया करते थे और काया से बात करते थे। राजकुमार को काया से प्रेम हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने आप से कहते हैं, मैं काया से बहुत प्रेम करता हूँ। आज मैं उसे अपने मन की बात बताकर रहूंगा कि मैं काया से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर राजकुमार सिद्धार्थ काया के पास गए। तभी काया का तोता बोल उठा, राजकुमार आए, राजकुमार। काया तोते की बात सुनकर राजकुमार की तरफ देखती है और कहती है, कहिए राजकुमार, इस तरफ कैसे आना हुआ आपका? काया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी राजकुमार, कहिए, क्या कहना है आपको? काया, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तभी से मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। माफ कीजिए राजकुमार, परंतु मैं आपके विवाह के प्रस्ताव को चाहकर भी स्वीकार नहीं कर सकती। परंतु क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती? नहीं नहीं राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं है। कमी आप में नहीं है, बल्कि मुझ में है। मुझे बताओ, आखिर क्या वजह है जो तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? नहीं राजकुमार, मैं आपको ये नहीं बता सकती। ऐसा कहकर काया वहाँ से चली जाती है। राजकुमार काया का इनकार सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी मन से वो अपने राजमहल के कमरे में लौट आते हैं।
अगले 3 दिनों तक राजकुमार राज दरबार में नहीं गए। तब महाराज ने अपने मंत्री से पूछा। मंत्री जी, राजकुमार दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं? महाराज, मैंने पता किया था, राजकुमार की तबीयत बिल्कुल ठीक है, परंतु वो बहुत उदास हैं और वो राज दरबार में नहीं आना चाहते हैं। राजकुमार को खबर देकर राज दरबार में बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि राजकुमार की उदासी का क्या कारण है। फिर मंत्री जी ने खबर भेजकर राजकुमार को राज दरबार में बुलाया। उसके बाद महाराज राजकुमार से बोले। राजकुमार, तुम राज दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, हमें बताओ। महाराज, आपको याद है ना, काया? हाँ हाँ, उसे तो हमने राजबाग संभालने का कार्य दिया था। वो तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तुम्हें उससे कोई शिकायत है तो बताओ, उसे दंडित किया जाएगा। नहीं महाराज, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने तो उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु उसने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया? वो भी राजकुमार सिद्धार्थ का? परंतु क्यों? तुमने उसका कारण जानने का प्रयास नहीं किया? किया था महाराज, बहुत प्रयत्न किया था, परंतु उसने मुझे कोई भी कारण बताने से मना कर दिया। ये तो आपका अपमान है राजकुमार। मंत्री जी, काया को अभी राज दरबार में बुलाया जाए। राजा के कहने पर मंत्री जी काया को राज दरबार में बुला लाए। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना है कि राजकुमार ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दिया है और तुमने वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। महाराज की बात सुनकर काया कोई जवाब नहीं दे सकी और सर झुकाए खड़ी रही। ये देखकर महाराज बोले। काया, तुमने हमारे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव क्यों ठुकराया? इसकी वजह तुम्हें बतानी होगी, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। जब महाराज के इतना कहने पर भी काया ने अपना मुंह नहीं खोला, तो महाराज ने गुस्से में अपने सैनिक को आदेश दिया। ये हमारा अपमान है। सैनिक, हमारा आदेश है कि इस अपमान के बदले काया का सर अभी ही उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सैनिक तलवार लेकर काया की तरफ बढ़ा। काया सर झुकाए खड़ी थी। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, परंतु काया ने महाराज का अपमान किया था और इसका दंड केवल सजाए मौत थी, इसीलिए वो चुप खड़े थे। सैनिक ने तलवार उठाई और जैसे ही काया की गर्दन पर वार करने वाला था, वैसे ही महाराज के सिंहासन पर लगा हुआ मोती जोर जोर से चमकने लगा और उसमें से बिजलियां निकलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सैनिक ने फिर से वार किया, परंतु फिर से उस मोती से बिजली चमकने लगी। तब महाराज ने कहा। रुक जाओ सैनिक। काया, इस मोती से तुम्हारे जीवन का कोई ना कोई संबंध जुड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या संबंध है। आखिर तुम्हें मारने पर इस मोती से बिजलियां कैसे निकल रही हैं? महाराज, मैं ये राज तब तक आपको नहीं बता सकती जब तक कि दूसरा मोती जो ख्वाबों के जंगल में है वो मिल ना जाए। दूसरा मोती ख्वाबों के जंगल में? हाँ राजकुमार, बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि अगर वो दूसरा मोती मिल जाए तो मैं आपसे विवाह भी कर सकती हूँ और इस मोती का रहस्य भी बता सकती हूँ। अगर ऐसा है महाराज, तो मैं उस मोती को ख्वाबों के जंगल से लेकर आऊंगा। परंतु राजकुमार, तुम हमारी एक लौती संतान हो और वहाँ हर तरह से खतरा हो सकता है। पिताजी, मैं काया से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस मोती को सही सलामत यहाँ तक ले आऊंगा। काया, मुझे रास्ता बताओ, ख्वाबों का जंगल कहाँ है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब काया दीदी महारानी बनेंगी। तोते की बात सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उसके बाद काया बोली। राजकुमार, मैं आपको ख्वाबों के जंगल के द्वार तक लेकर जा सकती हूँ, परंतु आगे आपको स्वयं ही जाना होगा। ठीक है काया, तो चलो, मुझे ख्वाबों के जंगल के द्वार तक पहुँचा दो। राजकुमार और काया दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनका तोता भी जाता है। काफी दूर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ी के पीछे पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक द्वार नजर आता है। काया राजकुमार से कहती है। राजकुमार, यही ख्वाबों के जंगल का द्वार है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं काया, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं मोती लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको राजकुमार, एक बात ध्यान रखना,
कि ख्वाबों के जंगल में हर चीज सच्ची नहीं है। वहाँ तुम्हें हर कदम पर दो चीजें मिलेंगी, एक सच्ची होगी और एक धोखा होगी। तुम्हें सच्चाई को पहचानना होगा। और हाँ, आप मेरे तोते को अपने साथ ले जाइए, ये आपकी मदद करेगा। राजकुमार तोते को लेकर ख्वाबों के जंगल के द्वार के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे। इतने सारे झरने भी बह रहे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर एक झरने के नीचे हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो झरना गायब हो गया। तब तोता बोला, राजकुमार भूल गए आप, काया दीदी ने आपको बताया था कि ये ख्वाबों का जंगल है, यहाँ हर चीज सच्ची नहीं होती है। हाँ तोते, तुमने सही कहा। चलो हम आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद राजकुमार को दो नहरें दिखाई दी, एक आग की, दूसरी पानी की। उन दोनों नहरों को देखकर राजकुमार तोते से बोला, तोता महाराज, इन दोनों नहरों में एक नहर सच्ची है और दूसरी धोखेबाज, परंतु कौन सी नहर सच्ची होगी ये समझ नहीं आ रहा। राजकुमार, ये तो आपको ही समझना होगा। हाँ तोते, तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार तोते से बोला, ये तो आग की नहर है, संभवतः यही धोखा है। ऐसा कहकर राजकुमार ने आग की नहर में पैर रख दिया। वो नहर तुरंत ही पानी की नहर बन गई और दूसरी तरफ पानी की नहर आग की नहर में बदल गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुए। वो पानी के ऊपर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर वो तोते से बोले, चलो तोता महाराज, अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने पर राजकुमार को एक तरफ सुंदर लड़की हाथों में हलवा लिए खड़ी दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में सूखी रोटी लिए हुए दोनों ही राजकुमार को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखकर तोता फिर से बोला, राजकुमार, इसमें एक ही असली है और दूसरा तो धोखा है। हाँ तोते, जरूर, ये बूढ़ी औरत ही असली है और ये खूबसूरत लड़की धोखा। ऐसा कहकर राजकुमार बूढ़ी औरत की तरफ चले गए और उसके हाथों से रोटी खा ली। रोटी खाते ही वो बूढ़ी औरत एक जवान और खूबसूरत औरत में बदल गई और दूसरी जवान औरत गायब हो गई। फिर वो औरत राजकुमार से बोली, चाहिए राजकुमार, दूसरे मोती का रास्ता यहाँ से है। इस तरह राजकुमार आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार एक कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि कक्ष के एक तरफ चमकता हुआ सफेद मोती रखा हुआ था और दूसरी तरफ साधारण पत्थर। राजकुमार समझ गए कि इसमें भी एक असली और दूसरा धोखा है। राजकुमार साधारण पत्थर की तरफ गए, उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही राजकुमार ने वो पत्थर अपने हाथों में उठाया, मोती गायब हो गया और वो साधारण पत्थर चमकते हुए मोती में बदल गया। अब राजकुमार और तोता दोनों बहुत खुश थे। तेजी से वो गुफा के बाहर निकल पड़े। जल्दी वो गुफा के बाहर आ गए और फिर राजकुमार ने वो मोती काया के हाथों में देते हुए कहा, काया, ये लो, मैं ये मोती ले आया हूँ। धन्यवाद राजकुमार, आप केवल ये मोती नहीं लाए हो, आप तो मेरी खोई हुई उम्मीद ले आए हो। राजकुमार, अब मैं आपको पहले मोती का रहस्य बता देती हूँ। राजकुमार, मैं एक परी हूँ। ऐसा कहकर काया एक सुंदर परी में बदल जाती है। काया को देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर काया कहती है, राजकुमार, एक बार मैं अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए जंगल आई थी। मुझे वहाँ के खूबसूरत फूल बहुत पसंद थे। मैं फूलों को तोड़ रही थी और अपनी सहेलियों के साथ उन्हें फेंक फेंक कर खेल रही थी, परंतु मुझे नहीं मालूम था कि वहीं पर एक ऋषि अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। वो फूल ऋषि के ऊपर जाकर लगातार गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद ऋषि गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पागल परी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिन फूलों को खेल के तूने मेरी तपस्या भंग की है, तू उन्हीं फूलों के आसपास रहेगी। अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगी। ऋषि को गुस्से में देख मेरी सहेलियां वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने ऋषि से बहुत मिन्नतें की। मैंने उनसे कहा कि मेरी गलती है। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी। तब ऋषि ने मुझसे कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। तुम्हें इसी जंगल में 2 वर्षों तक एक साधारण महिला बनकर गुजारने होंगे, क्योंकि तुमने मेरी 2 वर्षों की तपस्या भंग की है। 2 वर्षों बाद तुम अपने घर वापस जा सकोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, परंतु मेरे मन में एक शंका है। ये घना जंगल है और कोई भी जानवर मुझे खा सकता है। मेरी बात समझकर ऋषि ने मेरी जान एक मोती में कैद कर दी और उस मोती को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, परंतु तुम वो मोती उठाकर ले गए, इसीलिए मुझे राजमहल जाना पड़ा। उस मोती में ही मेरी जान है, इसीलिए जब वो सैनिक मुझ पर वार कर रहा था,
तो उस मोती से बिजली निकल रही थी। मुझे 1 वर्ष इस जंगल में रहते हुए पूर्ण हो चुका है। अगले 1 वर्ष तक मेरी जान उसी मोती में रहेगी। काया, ये तो तुमने पहले मोती का रहस्य बताया, अब दूसरे मोती का रहस्य भी बता दो, जो तुमने ख्वाबों के जंगल से बुलाया है। नहीं राजकुमार, मैं अभी आपको दूसरे मोती का रहस्य नहीं बता सकती, परंतु समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। राजकुमार अब सारी बातें समझ चुका था। दोनों राजमहल आ गए। उसके बाद राजकुमार ने महाराज को सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर महाराज ने कहा, अच्छा, तो ये था इस मोती का रहस्य। मोती हमारे सिंहासन पर सुरक्षित है। काया, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे राजकुमार से विवाह कर लो। और इस तरह काया का राजकुमार सिद्धार्थ के संग विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय उपरांत ही सिद्धार्थ के यहाँ एक बेटा हुआ। सिद्धार्थ का बेटा भी बहुत खूबसूरत था। सिद्धार्थ और काया ने उसका नाम दीपक रखा। वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, परंतु जल्दी ही सिद्धार्थ को पता चला कि उसका बेटा दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकता। इस बात से महाराज और राजकुमार दोनों ही दुखी थे। एक दिन काया अपने पुत्र को गोद में लिए बाग में आई। उसने अपने पुत्र को झूले में रख दिया और फिर अपने परिरूप में आ गई और अपने पुत्र पर कुछ मंत्र पढ़कर जादू किया। जादू करते ही काया के पुत्र की आंखें वापस आ गई। फिर काया अपने पुत्र को लेकर राजकुमार को देती हुए बोली, राजकुमार, आपके पुत्र की दृष्टि वापस आ गई है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या अब हमारा पुत्र देख सकता है? इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? राजकुमार ने ये बात महाराज को बताई। महाराज भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीत रहा था और काया और राजकुमार सिद्धार्थ का पुत्र बड़ा हो रहा था। वो बहुत ही नटखट था। वो कभी महल में इधर उधर भागता तो कभी अपने दादा को सताता। इस तरह महल में दीपक के रहने से बहुत रौनक थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब दीपक 8 साल का होने वाला था। दीपक के 8वें जन्मदिन की तैयारी महल में धूमधाम से चल रही थी और फिर दीपक का 8वां जन्मदिन भी आ गया। राजकुमार बाग से दीपक के लिए फूल तोड़कर ला रहे थे। तभी अचानक से एक सांप ने उन्हें डस लिया। सांप कहाँ से आ गया? ऐसा कहकर राजकुमार बेहोश हो गए। सैनिक जल्दी से उन्हें उठाकर राजमहल ले आए और महाराज को इस बात की खबर दी। महाराज ने राजवैद्य को बुलाया और बोले, वैद्य जी, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है, कृपया करके जल्दी इसका उपचार कीजिए। वैद्य जी ने राजकुमार को देखा। उसके बाद उसे कुछ औषधियाँ पिलाई गई। फिर वो महाराज से बोले, महाराज, मैंने राजकुमार को देखा। मैंने जहर को काटने की औषधि दे दी है, परंतु वो सांप बहुत जहरीला था और समय अधिक हो गया है, इसीलिए राजकुमार की जान खतरे में है। मैं अभी राजकुमार के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। पीछे खड़ी काया ये सारी बातें सुन रही थी। काया वहाँ खड़े एक सैनिक से बोली, सैनिक जल्दी से जाओ और दीपक को मेरे पास ले आओ। सैनिक जल्दी से गया और दीपक को पकड़कर काया के पास ले आया। फिर काया दीपक से बोली, बेटा दीपक, अपनी आंखें बंद करो। दीपक ने अपनी आंखें बंद की। आसपास खड़े किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि काया क्या करना चाह रही है। फिर काया ने कुछ मंत्र पढ़े और दीपक की आंखों से रोशनी निकलकर काया के हाथ में आ गई। काया ने उसे राजकुमार की तरफ फेंक दिया। फिर दीपक ने आंखें खोली तो दीपक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दीपक बोला, माँ, दादी जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों को क्या हो गया है माँ? महाराज समझ चुके थे कि काया ने दीपक की आंखों की रोशनी ले ली। महाराज बहुत गुस्सा हुए। दूसरी तरफ राजकुमार सिद्धार्थ ठीक हो गए और उठकर बैठ गए। महाराज राजकुमार सिद्धार्थ को ठीक देखकर बहुत खुश हुए। फिर महाराज राजकुमार से बोले, राजकुमार सिद्धार्थ, आपके ठीक होने की मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है, परंतु आपकी इस मायावी जादूगरनी ने हमारे पोते की आंखों की रोशनी छीन ली है। हमारी आंखों के सामने उसने दीपक पर जादू किया और दीपक अंधा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? काया, तुमने सच में ऐसा किया है? हाँ राजकुमार, मैंने सचमुच ऐसा किया, परंतु इसके पीछे की वजह। मुझे इसके पीछे की कोई वजह नहीं जाननी। तुमने मेरे दीपक पर जादू करके उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। एक माँ होकर ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, अपने ही पुत्र की आंखों की रोशनी भी छीन सकती हो। लेकिन राजकुमार, मेरी बात तो सुनिए।
मैंने हमेशा ही तुम्हारी बातें सुनी हैं, परंतु मैं आज तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। निकल जाओ मेरे महल से और कभी पलटकर इस महल में मत आना। ये सुनकर काया महल से चुपचाप बाहर निकल गई। अब महल में उदासी छा गई थी। एक तरफ दीपक की आंखों की रोशनी ना होने के कारण वो चुपचाप बैठा था, दूसरी तरफ महाराज और राजकुमार भी बड़े ही उदास थे। शाम हो चुकी थी। महल में जश्न मनाने के लिए दूर दूर से सभी लोग पहुंच चुके थे, परंतु दीपक की आंखों का हाल सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। तभी अचानक से एक तेज रोशनी दरबार में प्रकट हुई और थोड़ी देर बाद वहां रानी परी हाजिर हो गई। रानी परी महाराज से बोली, महाराज, मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक से अपनी बेटी काया से मिलने आई हूँ। कृपया करके आप मुझे काया से मिलवा दीजिए। मैं काया से मिलकर चली जाऊंगी। क्षमा करें रानी परी, पर हम आपको काया से नहीं मिला सकते। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप मुझे काया से क्यों नहीं मिलवा सकते? रानी परी की बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ ने उन्हें सारी बातें बताई। रानी परी ने सिद्धार्थ की बातें ध्यान से सुनी, उसके बाद अपनी आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलने पर रानी परी बोली, यह तुमने क्या किया सिद्धार्थ? अपनी निर्दोष पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। निर्दोष? परंतु रानी परी, उन्होंने तो अपने ही पुत्र की आंखें छीन ली। वो भला निर्दोष कैसे हो सकती हैं? राजकुमार, तुम्हें केवल एक मोती का रहस्य मालूम है। दूसरे मोती का रहस्य तुम्हें मैं बताती हूँ। पहले मोती में काया की जान थी, परंतु दूसरे मोती में काया की शक्तियाँ थी, जिन्हें मैंने ख्वाबों के जंगल में सुरक्षित रख दिया था। परंतु काया को तुमसे विवाह करना था, इसीलिए उसने उस जंगल से वो मोती निकलवा लिया, क्योंकि उस मोती के बिना वो तुमसे विवाह नहीं कर सकती थी। राजकुमार, आपको याद होगा, जब आपका पुत्र दीपक दुनिया में आया था, उस वक्त वो नेत्रहीन था। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं। राजकुमार, आपको नहीं पता कि अपनी सारी शक्तियाँ दूसरे मोती से निकालकर काया ने दीपक की आंखों में डाल दी थी, जिससे दीपक की आंखों में रोशनी लौट आई थी। उसके बाद जब आपको सांप ने काट लिया और आपकी पत्नी को एहसास हुआ कि अब आप जीवित नहीं बचेंगे, तब उसने दीपक की आंखों की रोशनी अपनी शक्तियों से निकालकर आपके अंदर प्राण फूंक दिए। इसीलिए दीपक फिर से अंधा हो गया। ये आप क्या कह रही हैं रानी परी? अगर ये सच है तो फिर मेरी पत्नी निर्दोष है। हाँ राजकुमार, काया निर्दोष है। उसने आपसे ये बताने की बहुत कोशिश की, परंतु आपने उसकी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ और महाराज राजकुमार से बोले, राजकुमार, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। हमने काया पर भरोसा ना करके अपना ही नुकसान कर लिया। जल्दी से सैनिकों को लेकर जाओ और ढूंढो कि हमारी राजबहू कहाँ है और उसे ढूंढकर वापस ले आओ। और फिर राजकुमार कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर काया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजकुमार ने सारे राज्य में काया को हर जगह ढूंढा, परंतु वो कहीं नहीं मिली। तब राजकुमार को याद आया कि जिस जंगल में उन्हें वो मोती मिला था, उसी जंगल में जाकर उन्हें काया को ढूंढना चाहिए। राजकुमार उस जंगल की तरफ निकल पड़े। जल्दी ही राजकुमार उस पेड़ के पास पहुंच गए, जहां पर उन्हें मोती मिला था। काया उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो राजकुमार को देखकर बोली, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? काया, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मुझे दूसरी मोती का रहस्य भी पता चल चुका है। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ अपने घर लौट चलो। राजकुमार ने काया से क्षमा मांगी और उसे लेकर महल की तरफ निकल पड़े। जल्दी वो अपने महल पहुंच गए। काया अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। रानी परी भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके बाद रानी परी बोली, काया, आज मैं अपने पोते के जन्मदिन पर उसे उसकी आंखों का तोहफा देना चाहती हूँ। रानी परी ने दीपक पर जादू किया तो उसकी आंखें वापस आ गई। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली गई और सभी लोगों ने मिलकर दीपक का जन्मदिन बड़े ही शान से मनाया। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।